Hello and good morning to all. I'm Prashant, and in today's video, of course, we are going to discuss the current affairs of January 11. Okay? तो सबसे पहले देखते हैं कौन से important topics हमें discuss करने हैं. First topic that we are going to discuss is anti-defection law and view, and this is in the context of a recent decision that is taken by the Maharashtra Legislative Assembly Speaker with respect to Shiv Sena Party. ओके तो कल का एक काफी बड़ा न्यूज था. इनफैक्ट आज के सारे न्यूज़पेपर पे जो है एक ही इंपॉर्टेंट फ्रंट न्यूज आपको दिखेगा, दैट इज रिगार्डिंग द शिवसेना. ओके तो उसके ऑफकोर्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें एक, बट उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी हमें यहाँ कहीं ना कहीं डिस्कस करना है, और स्पीकर्स के कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए. Then we are going to discuss about the EFCRA, that is Foreign Contribution Regulation Act, in the context of certain NGOs. फिर एक काफी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट और एक कॉस्मिक रे की रिगार्डिंग न्यूज है. ओके ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्मिक रे क्या है, ये आपको समझना चाहिए. उसमें ये कॉस्मिक रे जिसको नाम दिया गया है अमाटेरासु, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा शायद गलत हो सकता है, इट्स अ जापानीज नेम. ओके तो ये अमाटेरासु एक्चुअली क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. रेमिशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ये हमें डिस्कस करनी है. जैसे कल के ही मैंने आपको करंट अफेयर्स के नोट्स में एक एक्स्ट्रा आर्टिकल एक्चुअली स्टडी करने के लिए दिया गया था, दैट इज रिगार्डिंग द रेमिशन पॉलिसी. ओके तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उस वक्त मैंने कहा था कि फ्यूचर में कुछ अगर आर्टिकल्स आते तो देन विल डिस्कस दिस रेमिशन पॉलिसी. तो टुडे वी हैव अ वेरी गुड आर्टिकल द हिंदू रिगार्डिंग द रेमिशन पॉलिसी ओवर हियर, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में ये रेमिशन क्यों कैंसिल किया, दैट वी कैन डिस्कस ओवर हियर. ओके एंड देन अगेन इन टेक्स्ट सेक्शन ऑफ द हिंदू वी हैव एन आर्टिकल रिगार्डिंग द हेवी फॉग इन नॉर्थ इंडिया. ओके दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी के अगर फर्स्ट वीक में अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में काफी हेवी फॉग था, बिकॉज ऑफ विच यू विल फाइंड कि मेनी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, ट्रेन्स वर डिलेड. ओके तो ऑलमोस्ट विजिबिलिटी जो है काफी रिड्यूस हो चुकी थी उस वक्त, एटलीस्ट जस्ट 50 मीटर्स तक विजिबिलिटी रह चुका था उस वक्त. ओके तो ये सारे चीजें जो हमें डिस्कस करूँ, काफी हर एक पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन करंट अफेयर्स में, ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके उसमें प्रोविजन जो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे, दैट इज शिंदे's faction is the real Shivsena, says the speaker. Okay तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूज ओवर हियर. ओके आपको पता है कि देयर इज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र दैट इज कॉल्ड शिवसेना, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें स्प्लिट होता है ऑन 21 जून 2022. ओके इस पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो जाएगा ऑन इन जून 2022. इन पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ स्प्लिट होता है कहीं ना कहीं. ओके अब इस स्प्लिट होने के बाद इसमें दो फैक्शंस क्रिएट होते हैं. ओके एक जो ओरिजिनल फैक्शन था, ओके जो उद्धव ठाकरे है उनके अंडर जो है एक फैक्शन था. ओके और दूसरा है जो फैक्शन क्रिएट होता है, नया फैक्शन जो शिंदे है आज चीफ मिनिस्टर है उनके अंडर एक फैक्शन क्रिएट होता है. अब होता क्या है कि व्हेन दिस स्प्लिट हैपेंड और टू फैक्शंस गॉट क्रिएटेड, ओके तो मेजॉरिटी जो एमएलएस है पार्टी के, शिवसेना पार्टी के मेजॉरिटी एमएलए जो है इस फैक्शन में शामिल होते हैं शिंदे के अंडर. ओके तो ये एक स्टोरी थी कहीं ना कहीं. नाउ आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट. और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि आफ्टर इलेक्शन अगर ऐसी पार्टी चेंज होती है, ओके या अगर कुछ मेजोरिटी के साथ अगर पार्टी का मर्जर नहीं होता है तो एंड देयर शुड बी एन एंटी डिफेक्शन अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर मेंबर्स. तो इस वजह से जो ओरिजिनल उस वक्त लीडर थे शिवसेना के, ये चार्जेस फाइल करते हैं एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट दिस एमएलएस हु हैड डिफेक्टेड टू द शिंदे फैक्शन. इनके अगेंस्ट क्या है, एंटी डिफेक्शन चार्जेस फाइल होते हैं. ओके तो ये एक एंटी डिफेक्शन की केस चलती है. सिमिलरली ये फैक्शन भी इनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन चार्ज फाइल करता है. क्यों? क्योंकि ये फैक्शन कहता है कि हमें रियल शिवसेना है. ओके तो दोनों तरफ से एंटी डिफेक्शन चार्जेस आर देयर, फर्स्ट थिंग. ओके सेकंड जो है कि हु इज रियल शिवसेना, कि सच में ये पार्टी है किसकी. बिकॉज शिंदे फैक्शन इज सेइंग कि देखिए हमारे पास ज्यादा एमएलए है, ओके तो वी आर द रियल शिवसेना. यहाँ जो उद्धव ठाकरे की पार्टी कहते हैं कि हमारी ये सारी लीगेसी एक्चुअली आई वॉज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी, तो ये एक्चुअली हमारी रियल शिवसेना है. तो ये सबसे पहले केस दो जगह पे जाता है, वन इन सुप्रीम कोर्ट, ओके और दूसरा जो है दैट इज इन इलेक्शन कमीशन. ओके नाउ इलेक्शन कमीशन में जब केस जाता है तो इलेक्शन कमीशन विल दैट टाइम, अब पार्टी सिंबल किसको देना है, ये एक काफी बड़ा यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन था. तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो रियल अब जो पॉलिटिकल पार्टी है विल कंसिडर एज द शिंदे सेना ओनली. ओके why? Because they have majority of MLAs out of all the 56 57 whatever MLAs that शिवसेना had, 40 तो इनके पास है, एटलीस्ट 38 तो उनके पास थे, तो 2/3 से ऊपर भी मेजोरिटी इनके पास एमएलए है. सो पार्टी का जो सिंबल है
दैट सिंबल शुड बी गिवन टू दिस फैक्शन ओनली, तो यहाँ इस फैक्शन की जीत हो जाती है। ओके, बट अगेन हियर एससी में ऑलरेडी डिफेक्शन के रिगार्डिंग केस वाज गोइंग ऑन, तो वहां एससी क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहता है किसी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो केसेस है या जो लेजिस्लेटिव पार्टी है यहाँ इनकी, इसके रिगार्डिंग सारा डिसीजन जो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर लेंगे, विल नॉट टेक द डिसीजन, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्पीकर है ही विल टेक द डिसीजन। ओके, और अब स्पीकर ने एक्चुअली क्या डिसीजन लिया है कि दैट शिंदे शिवसेना शुड बी कंसिडर एज अ रियल शिवसेना। ओके फाइन, फर्स्ट थिंग क्यों, विल डिस्कस दैट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डिसीजन महाराष्ट्र के ये लेते हैं कि यहां ओके एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दैट विल नॉट बी अप्लाइड, मतलब दोनों साइड के एमएलए डिफेक्ट नहीं होंगे, डिफेक्शन उनको माना नहीं जाएगा, दोनों को साइड के एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ओके फाइन, तो जो जहां शिवसेना के उद्धव ठाकरे का गठ है, इसने जो कहा, उस गुट ने कहा था कि शिंदेस के एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, वो भी नहीं होगा। शिंदेस ने कहा था कि इनके एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है, वो भी नहीं होगा। दोनों साइड से डिफेक्शन विल नॉट बी देयर, दैट्स व्हाट ही सेज ओवर हियर। तो क्यों ऐसा डिसीजन लिया जाता है, दैट्स व्हेन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ओवर हियर कि व्हाई सच काइंड ऑफ डिसीजन वाज टेकन। फर्स्ट थिंग कि जो शिवसेना ही रियल शिवसेना है शिंदे की, ये किस बेसिस पे उन्होंने कहा, बाय लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिकॉज इवन सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन आल्सो हैड कंसिडर्ड द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, मतलब किसके पास ज्यादा एमएलएस है, और एमएलएस यहाँ 2/3 से भी ऊपर एमएलएस थे। ओके, तो इसलिए लेजिस्लेटिव मेजोरिटी इनके पास है, शिंदे के पास, तो ऑफकोर्स दिस इज द रियल शिवसेना, दैट इज द वर्डिक्ट दैट इज गिवन। एंड सेकंड, व्हाई एंटी डिफेक्शन इज नॉट अप्लाइड टू बोथ द केसेस, बिकॉज यूबीटी का क्या कहना था, मतलब जो उद्धव ठाकरे गुट का क्या कहना था कि इनडिसिप्लिन के वजह से ओके इंटरनल पार्टी इनडिसिप्लिन हुआ है, एक फैक्शन क्रिएट हुआ है। ओके, हमारे नेता की ऑर्डर नहीं फॉलो की गई है, तो इस वजह से वी आर एक्चुअली फाइलिंग एंटी डिफेक्शन। तो हियर कहा यह गया है स्पीकर के द्वारा कि एंटी डिफेक्शन जो है ओके ये पार्टी की इनडिसिप्लिन के वक्त आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनल इनडिसिप्लिन इन द पार्टी। वो कब अप्लाई होता है, ओके वो अलग एक्चुअली उसके कुछ क्लॉजेस है, दैट्स व्हाट एक्चुअली ही सेज ओवर हियर। फाइन, और सेकंड ही सेज कि शिंदे फैक्शन का जो कहा है कि इनके फैक्शन के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दो, वो भी नहीं होगा। क्यों, बिकॉज शिंदे फैक्शन का व्हीप जो है ये वैलिड नहीं है। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें व्हीप क्या होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये डिस्कस करना है। व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑफकोर्स तो आई होप आपको सबके सब समझ में आई कहीं ना कहीं। ओके, so what is the anti-defection law over here? Anti-defection law, of course we know that the 52nd constitutional amendment act of our constitution added 10th schedule in the constitution, okay, जिसको जनरली हम anti-defection law कहते हैं। ओके, बेसिकली ये कुछ प्रोविजन सेट्स करता है इन ऑर्डर टू डिस्क्वालिफाइड इलेक्टेड मेंबर्स इफ दे चेंज द पार्टी। ओके, डिफेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्टेड मेंबर है पार्टी का, एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, बिकॉज इट अप्लाइज एट स्टेट लेवल ऑल्सो एंड सेंट्रल लेवल ऑल्सो। ओके, तो अगर ये इलेक्टेड एमपी एमएलए है किसी पार्टी का, और अगर ये पार्टी चेंज करता है आफ्टर इलेक्शन के बाद अगर वो पार्टी चेंज कर देता है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। ओके, तो कौन से ग्राउंड से डिस्क्वालिफिकेशन इसमें, फर्स्ट ग्राउंड है इफ इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई इलेक्टेड मेंबर है ओके और उसने अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ही गिव अप कर दी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बना लेकिन खुद का पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दी, तो उस केस में डिफेक्शन फाइल किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ किया जाता है। इफ अ इलेक्टेड मेंबर वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन हाउस कॉन्ट्रेरी टू द पार्टी पोजीशन। ओके, पार्टी ने डायरेक्ट किया है कि इस बिल के खिलाफ आपको वोटिंग करना है, लेकिन उसके फेवर में वोटिंग कर दिया लेट से उसने हाउस में, या पार्टी ने कहा है कि आ जाओ यहाँ पे और वोटिंग करो, लेकिन वो आया ही नहीं, एब्सेंट रहा वोटिंग में। ओके, तो उस केस में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वोटिंग की डायरेक्शन भी दी जाती है बिल पे कौन से किस तरीके से करना है। ओके, और उस केस में अगर कॉन्ट्री उसका एक्ट होता है तो वो भी हो सकता है। देन इफ इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि जब इलेक्शन होता है तो इंडिपेंडेंट मेंबर है वो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है, लेकिन मेंबर इलेक्शन होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन जाता है, तो उसको भी यहाँ डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ओके, और नॉमिनेटेड मेंबर इफ ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, तो नॉमिनेटेड मेंबर के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेशन के बाद विद इन 6 मंथ्स पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फाइन, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं आफ्टर द नॉमिनेशन,
फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो यहां है इनको परमिशन पॉलिटिकल पार्टी किसी ज्वाइन करने के नॉमिनेटेड मेंबर को, बट वो विद इन 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन होनी चाहिए। आफ्टर 6 मंथ्स होगा तो दैट विल नॉट हैपन ओवर हियर। ओके, और इसमें और एक पर्टिकुलर क्लॉज है, व्हाट इज दैट, कि जनरली अगर एक केस में और एक एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्या, कि इफ 2/3 ऑफ एमपी और एमएलएज इफ दे मर्ज विथ अनदर पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 एमपीज और एमएलएज साथ में आ गए और दे आर मर्जिंग विथ अनदर पार्टी, ओके, तो फिर उस केस में डिफेक्शन विल नॉट बी देयर, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर। ओके फाइन, सो दैट्स, और इसका डिसीजन कौन लेता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दी उस पर्टिकुलर हाउस होते हो, दे विल टेक द डिसीजन। उनका डिसीजन कहीं ना कहीं ये होता है कितने ड्यूरेशन में उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए, इवन दैट इज नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हियर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस केस में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को डायरेक्ट किया था कि इसी डेट के अंडर डिसीजन ले लेना। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो लॉ तो कोई टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि कितने ड्यूरेशन में आपने ये डिसीजन लेना चाहिए। ओके, अभी तक ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इसमें इंटरवेन नहीं किया था, कहीं कहा नहीं था कि कितने टाइम फ्रेम में आप डिसीजन ले लो डिफेक्शन के रिगार्डिंग, बट रिसेंटली इस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली लेकिन ये डायरेक्शन दे दिया था कि आपको इस पर्टिकुलर डेट के पहले ही डिफेक्शन के रिगार्डिंग केस का डिसीजन कहीं ना कहीं देना है। ओके फाइन, सो अब इसके रिगार्डिंग और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज हैव पेशेंस क्योंकि हम काफी डिटेल में ये चीजें देख रहे हैं। व्हाट इज व्हीप? ओके, तो व्हीप देखिएगा, ये एक हमारी, आप कह सकते हो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ओके, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मतलब स्टेट लेजिस्लेटर में भी हो सकता है, पार्लियामेंट में भी हो सकता है। ओके, तो व्हीप बेसिकली क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल अपॉइंट वन ऑफ इट्स सीनियर मेंबर, जनरली अपने सीनियर मेंबर को क्या है वो एज अ व्हीप अपॉइंट करती है। तो यहां व्हीप एक काइंड ऑफ ऑफिस बियरर हो गया, एक सॉर्ट ऑफ ऑफिसर हो गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी लेट से अपने किसी एमएलए को या सेंट्रल लेवल पे एमपी को, ओके, हाउस में जिस भी हाउस में है वहां एक एज अ व्हीप अपॉइंट करती है। ओके, और इनका काम क्या करना होता है कि उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स है उनकी डिसिप्लिन मेंटेन करना। ओके फाइन, सो व्हीप इज पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना व्हीप हो सकता है। सेकंड, व्हीप का काम आउटसाइड द हाउस नहीं होता है, इन द हाउस इटसेल्फ होता है। ओके, थर्ड, इनका मेन काम जो होता है कि जनरली अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की अटेंडेंस इंश्योर करना। ओके, फिर उनको ऑर्डर्स देना कि आपको किस वोट के फेवर में, किसके बिल के फेवर में वोटिंग करना है, किस बिल के फेवर में वोटिंग नहीं करना है, ये सारी चीजें देखना। ओके फाइन, तो जो भी डायरेक्टिव्स व्हीप देता है एज अ ऑफिसर ओवर हियर, ये सबको जनरली, सबको मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपीज या एमएलएज होते हैं, दे विल हैव टू एक्चुअली फॉलो दैट इन द हाउस, अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। नाउ दिस वी कंसिडर व्हीप एज अ ऑफिस बियरर। इसी तरीके से व्हीप एक ऑर्डर को भी कहा जाता है। ओके, व्हीप इज ऑफिस बियरर आल्सो, और व्हीप एक ऑर्डर को भी कहा जाता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, व्हीप इज बेसिकली एन रिटन ऑर्डर, ओके, दैट पॉलिटिकल पार्टी इश्यूज टू इट्स मेंबर्स। ओके, व्हीप क्या होता है, उसका और एक मीनिंग ये भी होता है कि एक रिटन ऑर्डर होती है जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को इश्यू करती है, ओके, आस्किंग देम टू बी प्रेजेंट इन द हाउस और वोट इन वन डायरेक्शन और वोट इन अनदर डायरेक्शन। ओके, तो लेट से अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, ओके, और कोई पॉलिटिकल पार्टी लेट से ए, तो अपने वो सारे एमपीज को कह सकता है कि नाउ यू शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस। ओके, या फिर कह सकता है कि देखिए इस बिल के फेवर में वोट करना, यस कहना या नो कहना, तो उस डायरेक्शन में आपको वोटिंग करना है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है ना, वहां से वर्ड आता है व्हीप। ओके, व्हिपिंग इन योर लॉ मेकर्स, ओके, ऑन द पार्टी लाइन, मतलब अपने लॉ मेकर्स या अपने एमपी जो एमएलएस है, इनको अपने पार्टी लाइन पे कहीं ना कहीं चलाना है, तो व्हिपिंग इन ऐसा एक्चुअली इसमें कहा जाता है। ओके, इफ वायलेशन ऑफ व्हिप विल हैपन, तो व्हाट विल हैपन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है इसको कहीं ना कहीं यहाँ किक इन किया जा सकता है। ओके, सो पार्टी मेंबर अगर ये फॉलो नहीं करता तो उसको इनडिसिप्लिन कहा जा सकता है, बट वो वायलेशन ओनली इन केस ऑफ हाउस में होता है। बाहर अगर कोई पार्टीज में इश्यूज हो गए ये सारे, तो उस केस में नहीं होता है। ओके, व्हिप्स भी 3 टाइप की होती है, जो ऑर्डर होती है एज अ व्हिप 3 टाइप की होती है। एक होता है वन लाइन व्हिप। ओके, वन लाइन व्हिप में किस तरीके से वोटिंग करना, ये सब चीजें नहीं होती है, बस इन्फॉर्म किया जाता है मेंबर को कि देयर इज अ वोटिंग दैट इज गोइंग टू हैपन अबाउट अ बिल। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन लाइन व्हिप क्या कहता है। एक आप कह सकते हो ये बस अपने मेंबर्स को, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स को, जो पार्टी मेंबर्स मतलब पार्टी एमएलए एमपीज को इन्फॉर्म करता है कि देयर इज वोट।
ये भी नहीं कहता कि आप आओ और वोटिंग करो या कैसे वोटिंग करना है, ये कुछ नहीं, बस इन्फॉर्म करता है। टू लाइन व्हिप जो होता है, दिस डायरेक्ट मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। जब बिल पे कोई वोटिंग हो रहा है तो उस वक्त, या कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे किस तरीके का अगर वोटिंग हो रहा है तो उस वक्त आपको प्रेजेंट रहना है एट द टाइम ऑफ वोटिंग। ओके, ये प्रेजेंट रहने की एक्चुअली कहीं ना कहीं व्हिप होता है। अब यहां भी डायरेक्शन नहीं दिया गया कि किस लाइन में आपको वोटिंग करना है। और थ्री लाइन व्हिप है जो सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता है, दिस इज अ स्ट्रिक्टेस्ट, सबसे स्ट्रिक्ट अगर माना जाता है। ओके, तो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट करता है मेंबर को कि आप अपने पार्टी लाइन पे वोट करना। मतलब अगर पार्टी कहती कि बिल के फेवर में वोट करना है तो बिल के फेवर में वोट करना है, बिल के अगेंस्ट वोट करना है तो बिल के अगेंस्ट वोट करना है। ओके, तो वन लाइन व्हिप सिंपली आस्क इन्फॉर्म्स अबाउट द वोटिंग, टू लाइन व्हिप आस्क्स द प्रेजेंटी, ask them to be present there, and three line whip actually asks them to vote in a particular direction, and three line whip is considered as the most strict one, of course. ठीक है, चलो, तो whip, please try to understand, an office bearer in the house is also considered as a whip. Whip is specific to that political party, and order issued by the particular party is also considered as a whip. And if you disobey whip, the anti-defection law could be kicked in. That's an important aspect. Okay, चलिए नेक्स्ट डिस्कस हमें करना है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखिएगा मैं ये जो भी चीजें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, आई एम डिस्कसिंग दीज आर इन डिटेल। ओके, कभी कभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता हूँ चीजें में, बिकॉज उस डे के वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आज आप एडिटोरियल सेक्शन में देखना, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने पहले भी कहा था कि न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है ये यूपीएससी के लिए नहीं पब्लिश होता, आपके पढ़ाई के लिए। उसमें न्यूज होती है, उसमें अपने आर्टिकल्स होते हैं, उसमें से जो कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलर वे मैं एनसीईआरटी के बारे में एक चीज कहता हूँ कि एनसीईआरटी आर नॉट पब्लिश्ड बिकॉज यू विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, दे आर पब्लिश्ड फॉर दोस पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, उसमें जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको गिव अप करना है। ओके, यही न्यूज़पेपर में भी वही होता है। तो जिस दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, जिस न्यूज में ज्यादा हमें उस न्यूज की निटिग्रिटीज जानना चाहिए, उसको हम ज्यादा जानते हैं। ओके, जिस दिन बिल्कुल लेट से एडिटोरियल सेक्शन है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो विल स्किप दैट। जैसे आज है, एडिटोरियल सेक्शन में एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं एज सच जो हमने पहले कवर नहीं किया। एक मॉलडोज के रिगार्डिंग देयर इज एन आर्टिकल व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बाकी एक दो उसमें पॉलिटिकल आर्टिकल्स है जो ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइन, सो इंस्टेड ऑफ दैट देन वी हैव मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन साइंस सेक्शन, दिस अदर आर्टिकल्स। टेक्स्ट सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, दिस टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए लेट्स सी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट? बिकॉज देयर इज अ न्यूज कि 2023 में अराउंड 1111 एनजीओज, ओके, काफी शुभ नंबर दिख रहा है, 1111 एनजीओ जो है दे गॉट रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए, उनको एफसीआरए के अंडर रजिस्ट्रेशन जो है मिला। ओके, फाइन, रिकॉर्ड नंबर है कहीं ना कहीं। और अगेन इन जनवरी ऑल्सो 30 सच एनजीओज गॉट क्लियरेंसेस, तो अब वो फॉरेन फंडिंग कहीं ना कहीं ले सकती है बिकॉज दे हैव गॉट रजिस्ट्रेशन अंडर द एफसीआरए नाउ। ओके, तो इस वजह से हमें देखना है कि व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट याद रखना, सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे इनेक्ट हुआ था। ओके, तो करता क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? ये जो भी फॉरेन डोनेशंस होते हैं इसको रेगुलेट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स को हो, एनजीओज को हो, एसोसिएशंस को हो। जो भी फॉरेन डोनेशंस होता है, एफडीआई वगैरह नहीं, ठीक है, दैट इज फॉरेन, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। डोनेशन जो होते हैं किसी भी फॉर्म में, उसको रेगुलेट करने का काम ये करता है। ओके, और इसका इनेक्ट करने का मेन एम ये था कि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया की सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे, इंडिया के पॉलिसीज में मेडलिंग ना करे। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड दैट टाइम। ओके, तो एक्ट की प्रोविजंस क्या कहती है कि लेट्स से इफ देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ एनजीओ, देयर इज एनी एसोसिएशन, इफ दे want to get some foreign donations, okay, then they can get it only when they will have to first of all register under the FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा। ओके, इस रजिस्ट्रेशन का रिन्यू भी करना होता है, उसका ड्यूरेशन होता है अलग अलग, लेट से 5 ईयर ड्यूरेशन होता है, तो 5 ईयर के बाद उनको रिन्यू भी करना पड़ता है, बट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर उस एफसीआरए के अंडर बाकी भी कुछ क्लॉजेस है कि देन दे विल हैव टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न्स ऑफ द इनकम टैक्स के अंडर उनको एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करने होंगे, रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, देन ओनली दे कैन गेट द एफसीआरए ओवर हियर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओवर हियर। सो दैट वाज 1976 एक्ट। ओके, तो ये तो प्रोविजंस वैसे ही कंटिन्यू है आज भी, लेकिन फिर इस एक्ट में आगे अमेंडमेंट्स भी की जाती है। ओके, फाइन, तो एक 2010 में आता है एक एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010।
ओके ये एक्ट क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स सर्टेन पीपल टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके अंडर 2010 अमेंडमेंट काफी सारे लोगों को एक्चुअली है ऐसे कुछ लोग कि जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। कौन से? वो इलेक्शन कैंडिडेट्स, एडिटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटर एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके ये जो लोग हैं दे कैन नॉट एक्सेप्ट दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओवर हियर। फाइन। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन इफ लेट्स से एन एनजीओ गेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन द बैंक अकाउंट। ओके तो ये कंट्रीब्यूशन किसी और पर्सन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते विच इज नॉट एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए। किसी एनजीओ ने लेट से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मिला है बैंक अकाउंट में, तो और किसी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसी, इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए। ओके ओके दैट वाज एक्चुअली गिवन ओवर हियर। और अगर उनको फाइन अगर उनको करना है ट्रांसफर तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट एक्चुअली दिस एक्ट एक्चुअली हैड सेड इन 2010। ओके अब 2010 का एक्ट और भी चीजें कहता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ एसोसिएशन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए, एफसीआरए के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फॉरेन फंडिंग भी उसके पास आ रहा है, बट दैट एसोसिएशन हैज वायलेटेड सर्टेन नॉर्म्स ऑफ एफसीआरए। एफसीआरए के कुछ रूल्स नॉर्म्स अगर उस एसोसिएशन ने वायलेट किया तो उस केस में उनका अनयूटिलाइज्ड फंड कुड बी यूज्ड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके फाइन। अगर कोई एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन एफसीआरए का वायलेशन करती है तो उनके अनयूटिलाइज्ड फंड या अनरिसीव्ड फंड जो है उसका यूज करने का उनको फिर परमिशन नहीं होता। अगर परमिशन चाहिए तो प्रायर उनको परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस केस में खुद यूज नहीं कर सकते। अब इसी एफसीआरए में अगेन 2020 में भी अमेंडमेंट किया गया और इसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया है? यह अमेंडमेंट कहती है कि जो भी किसी एनजीओ को, स्पेशली किसी एनजीओ के कोई डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिस बेरर्स होती है, एनजीओ का हेड है, मेन डायरेक्टर्स है, ऑफिस बेरर्स है, all of them will have to give their आधार नंबर कंपलसरी टू द गवर्नमेंट। आधार नंबर और बाकी जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है ये कंपलसरी उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो मेन ऑफिस बेरर्स होते हैं उस पर्टिकुलर एनजीओ को। सेकंड, इफ अ पर्टिकुलर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इफ दे वांट टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ओके सो दे कैन रिसीव इट ओनली इन अ स्पेशल एफसीआरए अकाउंट। ओके उनको एक स्पेशल एफसीआरए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी किस बैंक में? एसबीआई बैंक में। एक ही बैंक है इसके लिए, दैट देयर विल बी अ बैंक दैट इज नेम्ड, ओके दैट इज एसबीआई बैंक, ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो एक सेपरेट अकाउंट यहां ओपन करना होगा और इस अकाउंट में ही ये सारा कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ इस अकाउंट से फिर बाकी जगह पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके बट वॉट एवर इनकमिंग ट्रांसफर इज देयर तो उनके डिजिग्नेटेड हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अकाउंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। दैट इज एक्चुअली टोल्ड हियर। एंड थर्ड थिंग दैट इज टोल्ड इज कि जो भी एनजीओ एक्सपेंडिचर करता है, अब उनको काफी सारा कंट्रीब्यूशन मिलता है, सो इस कंट्रीब्यूशन से जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ओके फॉरेन फंड्स का जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें बस 20% एक्सपेंडिचर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है और बाकी 80% जिस कॉज के लिए वो दिया गया है उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ओके तो मैक्सिमम 20% ऑफ द फॉरेन फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज मतलब क्या? एनजीओ का देखिए, लेट से कोई एजुकेशन सेक्टर में एनजीओ काम कर रहा है तो एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को लेट से कुछ किताबें खरीदने के लिए, कुछ बाकी चीजें करने के लिए फॉरेन फंडिंग आया है, तो एनजीओ का लेकिन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होता है ना, उनके एम्प्लॉइज होते हैं, उनका ऑफिस होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए वो बस 20% ऑफ द फॉरेन फंडिंग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। बाकी 18% उनको अपने कॉज के लिए यूज करना पड़ेगा, एजुकेशन में सेक्टर में जो काम कर रहा है उसके लिए यूज करना होगा। ओके तो ये हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, काफी डिटेल में मैंने कवर किया है राइट फ्रॉम 1976 एक्ट, ओके टिल द 2010 अमेंडमेंट एंड 2020 अमेंडमेंट। तो ये डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज प्रीलिम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फाइन, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिगार्डिंग द सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, ओके कॉस्मिक रे। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको से साइंस एंड टेक में पेपर 3 में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके तो सबसे पहले क्या कॉन्टेक्स्ट है? ओके सी देयर इज अ जापानीज साइंटिस्ट, this Japanese scientist has discovered a very high energy cosmic ray, okay काफी हाई एनर्जी कॉस्मिक रे जो है that has reached earth
कॉस्मिक रेज तो काफी सारे ऐसे होते हैं, काफी हाई एनर्जी एक्चुअली होते हैं सारे ऑलमोस्ट, लेकिन काफी हाई एनर्जी के साथ एक कुछ कॉस्मिक रे का इवेंट जो है ये अर्थ तक आता है। ओके, और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इट वाज सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे दैट इज डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ। अभी तक जितने भी कॉस्मिक रेज अर्थ तक पहुंचते तो काफी लो एनर्जी में आते हैं एक्चुअली। ओके, बट उसमें से काफी हाई एनर्जी, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का अगर कॉस्मिक रे अर्थ पे पहुंचा है तो एक्चुअली ये रिसेंटली जो इसने डिस्कवर किया है। ओके, एंड दैट्स व्हाई ही हैड नेम्ड दिस पर्टिकुलर कॉस्मिक रे एज द अमातेरासु। व्हाट ही हैज नेम्ड इट एज अमातेरासु। ओके, ये जापानीज नेम है, जापानीज सन गॉडेस जो है उनसे ये नेम दिया गया है बिकॉज जापानीज साइंटिस्ट इज दैट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली ओके द टर्म अमातेरासु was in news, okay, and what is it regarding? So it's a cosmic ray event which is second highest energy cosmic ray event. Okay, fine. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये फर्स्ट फीचर है इसका। सेकंड फीचर ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट वेयर डिड इट ओरिजिनेट फ्रॉम, या अमातेरासु का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, ये पॉइंट आउट काफी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में जब देखते हैं साइंटिस्ट कि कहाँ से ये आया है, इसके डायरेक्शन में जब देखा जाता है, ओके, सो दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग, कोई ऐसी स्पेस ऑब्जेक्ट या उनको सब कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए दे आर सेइंग कि इट हैज कम फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज एम्प्टी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम सच अनऑब्जर्वेबल या एम्प्टी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओके, तो दे आर सेइंग कि मे बी इस ऐसे रेस के वजह से हमें कुछ अलग एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना समझ में आ सकती है जो हमें पहले पता नहीं था, बिकॉज ये ऐसे कई जगह से आया है दैट वी डोंट नो। ओके, वो एम्प्टी पार्ट ऑफ यूनिवर्स दिखता है, मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जहां से आ सकता है। ओके, तो मे बी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स वहां हो सकते हैं या ऐसे कोई साइंटिफिक फिनोमेना हो सकती है जो हमें शायद फ्यूचर में पता चला ऐसे रेस के दौरान। ओके, तो ये भी काफी इसका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं है। अब वी हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ ओवरऑल कॉस्मिक रेस क्या होता है ये समझ लीजिएगा। कॉस्मिक रेस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड क्लस्टर्स ऑफ पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस एंड सन। ओके, आउटर स्पेस है हमारी, ओके, सन है, और सन के बियॉन्ड भी जो आउटर स्पेस होती है, इससे जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स आते हैं, ओके, उसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। अब एक कॉस्मिक रेज आर देयर इन ऑफकोर्स स्पेस, ओके, और स्पेस में जब होते हैं तो काफी हाई एनर्जी इनकी होती है, ओके, और मेनी ऑफ देम एक्चुअली ऑफकोर्स रीच अर्थ आल्सो। नाउ कॉस्मिक रेज में क्या क्या होता है जनरली, उनमें होता क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम एटम्स के न्यूक्लियाई इसमें होते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि दे आर एक्चुअली of very high energy, okay, but by the time they reach earth they lose their energy। तो जनरली काफी लो इंटेंसिटी या लो एनर्जी रिलेटिवली जो है कॉस्मिक रेज यही अर्थ तक आते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ड्यूरिंग देयर कोर्स इन द स्पेस, ओके, दे कोलाइड विथ मेनी एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओके, और उस वजह से उनका एनर्जी जो है ये लॉस होता है, एंड दैट्स व्हाई काफी लो एनर्जी या लो इंटेंसिटी ही जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि यहां तक कॉस्मिक रेज आता है। इवन ये अमातेरासु जो है ये भी रिलेटिवली काफी लो इंटेंसिटी है, जो अभी तक अर्थ पे आया उससे वो काफी ज्यादा इंटेंसिटी में, लेकिन रिलेटिवली स्पेस के हिसाब से वो काफी लो इंटेंसिटी है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? बिकॉज इफ ऑफ वेरी हाई एनर्जी या हाई इंटेंसिटी का कॉस्मिक रेज अर्थ तक आएंगे, ओके, तो लाइफ मे नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ देन। ओके, फाइन। सो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के वजह से मोस्ट ऑफ देम गेट, वी कैन से, लूज देयर एनर्जी। ओके, फाइन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉस्मिक रेज का फायदा ये होता है कि by studying cosmic rays, scientists till now have discovered many unknown subatomic particles। हमें कितने सारे, शायद हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ पता था, लेकिन इसके बियॉन्ड भी काफी सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं पता थे, जो कॉस्मिक रेस का स्टडी करके एक्चुअली साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं समझ में आया। लेकिन एग्जैक्टली इसका ओरिजिन कैसा हो रहा है, कौन सा कॉस्मिक रेस कहाँ से आ रहा है, ये अभी तक भी साइंटिस्ट इतने पर इतने उस तरीके से अभी तक उसको प्रूव नहीं कर पाए ना, उनको समझ में आया। ओके, तो जनरली एनर्जी कितनी होती है कॉस्मिक रेस की? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, टिल वी कैन से 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उनकी एनर्जी होती है, विच इज एक्सट्रीमली हाई, और लेकिन ये स्पेस में होता है, नॉट कि व्हेन दे रीच अर्थ। ओके, तो नॉर्मली उनकी एनर्जी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का यूनिट एक्चुअली, इट्स अ मेजर ऑफ एनर्जी, इट्स अ एनर्जी का यूनिट, जैसे जूल्स होता है। ओके, सो वन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वी कैन से, ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी वैल्यू होती है। ओके, फाइन। तो एक
कॉस्मिक रे में ऑलमोस्ट 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन होल से लेकर 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन होल तक यहाँ कहीं ना कहीं होती है एनर्जी। कॉस्मिक रेज भी जनरली 2 टाइप के होते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब बिफोर वी डिस्कस दैट, ये जो अमाटेरासु है विच हैज रीच्ड अर्थ, इसकी लेकिन देखा जाए तो हार्डली 240 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ट एनर्जी है, वो इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, बिकॉज इट हैज रीच्ड अर्थ, इट हैज लॉस्ट द एनर्जी। ओके, अब देखिएगा ओवरऑल जितने कॉस्मिक रेज होते हैं उसमें भी हम कह सकते हैं 2 टाइप के होते हैं। साइंटिस्ट को 2 टाइप में कैलकुलेट क्लासिफाई करते हैं। एक दैट इज कॉल्ड एज सोलर कॉस्मिक रेज। सोलर कॉस्मिक रेज मतलब क्या है कि ये सोलर फ्लेयर्स, जो सोलर रेडिएशन होता है इससे इमर्ज होता है। ओके, जो सन से इमर्ज होने वाले, जो सोलर फ्लेयर से जो इमर्ज होने वाले जो कॉस्मिक रेज है उसको हम कहते हैं सोलर कॉस्मिक रेज। जनरली इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, और कुछ कॉस्मिक रेज, मतलब काफी सारे कॉस्मिक रेज है दो दे इमर्ज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। दोस कॉस्मिक रेज व्हिच इमर्ज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, इनको कहा जाता है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। ओके, चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिगार्डिंग द रेमिशन पॉलिसी। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स पे, ऐसे लॉस पे यूपीएससी काफी आजकल जीएस आपके प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आंसर नहीं दे पाए, बिकॉज हम उसके डेप्थ में उसको पढ़ते नहीं है या पढ़ा ही नहीं जाता आपको। ठीक है, फाइन। सो कभी कभी बोरिंग लग जाता है कि नहीं कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया ऐसे, लेकिन उससे देखिए प्रॉपर पढ़ने से ही एक्चुअली क्या है आप प्रीलिम्स या मेंस क्लियर कर पाओगे, इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए। सो द लॉज अराउंड द रेमिशन पॉलिसी, ये आर्टिकल है आपके हिंदू में। ओके, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिएगा। गुजरात में 2002 में राइट्स हैड हैपेंड। ओके, और उस राइट्स में बिल्किस बानो, ओके, ये केस हुआ। इट वाज क्वाइट फेमस, और हम कह सकते हैं इनफेमस केस है काफी, बिल्किस बानो केस। ये केस था गैंग रेप एंड मर्डर कि ये चार्जेस का केस था। ओके, और इस केस में फिर कोर्ट ने ऑलमोस्ट 11 पीपल को कन्विक्ट किया और उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो दी गई। कॉन्टेक्स्ट देखिएगा क्या है। 2002 में राइट्स होते हैं। ओके, बिल्किस बानो केस होता है, 11 कन्विक्ट्स वेर देयर। ओके, जो गैंग रेप और मर्डर के चार्ज में उनको कन्विक्ट किया जाता है और लाइफ इंप्रिजनमेंट उनको कोर्ट क्या है देता है। ठीक है, अब ऑफकोर्स दे विल सर्व दिस लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब कुछ सालों के बाद वो लाइफ इंप्रिजनमेंट सर्व करने के बाद 2022 में आगे जाके अभी 2022 में गुजरात गवर्नमेंट क्या करता है, ओके, इस लाइफ इंप्रिजनमेंट को रिमिट कर देता है, रिमिशन करता है। इसका मतलब आगे की लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है ये माफ कर देता है कि नहीं अब आपको आगे सेंटेंस नहीं करना पड़ेगा और प्रिजनर्स को रिलीज कर देता है। ओके, तो रेमिशन बेसिकली क्या है, रेमिशन इज बेसिकली व्हाट, कि आपकी जो सेंटेंस होती है एक तो कंप्लीटली माफ किया जाता है, ओके, या कुछ आप कह सकते हो कुछ दिन के लिए माफ की जा सकती है, ऐसा है। अब इनका लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में क्या है कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक ऑलरेडी ये सर्व कर चुके थे, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। ओके, तो फिर हमको अब 2022 के बाद जो है इनकी बाकी सेंटेंस जो है रिमिट की जाती है, माफ की जाती है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। तो जब ये माफ करते हैं तो फिर इसके खिलाफ ओके यहाँ पे केस डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। कहा जाता है कि गुजरात गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता, दे शुड नॉट बी रिलीज लाइक दिस, ऐसा रेमिशन उनको नहीं देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट फिर इस रेमिशन को अब कैंसिल कर देता है। तो न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसल्ड द रेमिशन ऑफ दिस 11 कन्विक्ट्स एंड आस्क्ड दोस पीपल टू कम बैक टू जेल विद इन अ वीक, तो फिर से आ जाओ जेल में और अपने अपने सेंटेंस जो सर्व करो। गुजरात गवर्नमेंट के डिसीजन है कहीं ना कहीं रिमिट करने का, ये गलत है। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है कि ओवरऑल रेमिशन की किसके पास पावर होती है। ओके, सीआरपीसी में क्या इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस है क्या? ओके, फाइन। और अगर इस बार रेमिशन सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है विच इज गिवन बाय गुजरात गवर्नमेंट, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वन बाय वन ओवर हियर। ओके, देखिएगा, अंडर आवर लॉ, under our constitution, there are two authorities. One under Article 72, President of India, okay, and Article 160, Article 72 President of India, Article 161 आते हैं, that is your Governor of a state. Okay, both of them have power to pardon, commute, remit, respite or reprieve any sentence. Okay, तो इन दोनों के पास भी एक्चुअली ये पावर है, याद रखना।
किसी को, अगर हम रेमिशन का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पार्डनिंग या बाकी चीजों का डिस्कस नहीं कर रहे, तो रेमिशन केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पावर होती है, वो किसी को भी उनकी सेंटेंस से यहाँ रेमिट की जा सकती है। ओके, बट यहाँ बस एक चीज होती है कि दे विल हैव टू टेक दिस डिसीजन बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इसको भी याद रखिएगा कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, ओके, उनकी जो क्लेमेंसी पावर होती है, पार्डनिंग पावर है, दे कैन यूज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओवर हियर। ओके, ये एक एस्पेक्ट हो गया। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए। ओके, क्या सीआरपीसी में ऐसे कोई है प्रावधान? यस, सीआरपीसी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ओके, ओल्डर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1973 का, इसके अंडर भी सेक्शन 432 इज देयर। ओके, और ये कहता है सेक्शन 432 कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग द रिमिशन ऑफ द सेंटेंसेस। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर हो सकता है कि वो कुछ सेंटेंसेस रिमिट कर दे। और स्पेशली इसमें यह कहा गया है कि लेट्स से किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है, उम्र कैद की सजा दी गई है, और उम्र कैद की सजा में किसी ने 14 ईयर्स तक जेल में रहा है, ओके, तो उसकी बियॉन्ड की उनकी सजा जो है वो रिमिट की जा सकती है। उनका राइट नहीं है कि रिमिशन होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ओके, through their constitutional powers, okay, with the advice of council of minister can remit anyone's sentences। अब pardon, remission, commutation, ये सारे आप कह सकते हो फर्क है इन सारे वर्ड्स में, बट यहाँ हम रेमिशन डिस्कस कर रहे हैं। रेमिशन मतलब क्या है कि एक सेंटेंस को एक तो कंप्लीटली माफ कर देना, कन्विक्शन नहीं निकालते हो आप, सेंटेंस को माफ कर देते हो कंप्लीटली या कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस माफ कर देते हो। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पर्टिकुलर पावर है। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सीआरपीसी के अंडर ये पावर है। ओके, फाइन। और इसी पावर के अंडर गुजरात गवर्नमेंट क्या है, अपना जो वहां उनके स्टेट के जो अक्यूज्ड है उनको कहीं ना कहीं उनकी सेंटेंस रिमिट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली कैंसिल दैट रेमिशन ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट और कहा कि उसको कि फिर से जेल में आ जाओ, चलो सेंटेंस सर्व करो आपकी। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट एंड अंडरस्टैंड दोज रीजंस। फर्स्ट रीजन ये है कि सी, ये जो बिल्किस बानो का इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट एट हैपेंड इन गुजरात। ये हुआ क्या है गुजरात में, जेल भी वो सारे अक्यूज गुजरात में सर्व कर रहे थे, बट ये जो सेंटेंस है दैट वाज गिवन टू दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड बाय द कोर्ट इन महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि ये केस जो है गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर की गई थी। बिकॉज जो यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है, विक्टिम्स है, द विक्टिम्स फेल्ड कि ये गुजरात में शायद केस अच्छे से नहीं चल सकता, तो इसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के कोर्ट है, इसने ये सेंटेंस दिया था। हालांकि इंसिडेंट हैपेंड इन गुजरात और जेल भी गुजरात में ही थी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको अगर रेमिट करना है तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर सकता है, बिकॉज सेंटेंस वाज गिवन बाय द कोर्ट इन महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर सकता है इसको। और दूसरी चीज है दैट इन महाराष्ट्र ऑल्सो, ओके, जिस कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया था उस कोर्ट का भी आपको इसमें कंसल्टेशन लेना होगा। तो कोर्ट विच कन्विक्टेड दिस पीपल, उनका भी कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं के है, ये ऐसा रिमिशन कर सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड ओवर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, फाइन। तो इसलिए गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन गलत है। सेकंड देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन देयर इज अ केस नेम्ड, केस का नाम आपको याद नहीं रखना है सच, बट समझ लीजिएगा रूल। लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक केस थी सुप्रीम कोर्ट में 2000 की। इसने सुप्रीम कोर्ट ने दिए है 5 ग्राउंड्स, ओके, विच शुड बी कंसिडर व्हाइल गिविंग रिमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 5 ग्राउंड्स अपने कंसिडर करने चाहिए जब आप किसी को भी सेंटेंस रिमिट करते हो। ओके, और उसमें से एक ग्राउंड क्या था, कैट वी शुड एग्जामिन वेदर द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी। ओके, तो सेकंड सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कहता है, एक ग्राउंड ये देता है कि आप अगर किसी का सेंटेंस रिमिट करते हो तो पहले एग्जामिन कीजिएगा, ओके, कि जो क्राइम हुआ था ये क्राइम ऐसा तो नहीं था ना कि जिसने ओवरऑल सोसाइटी को इफेक्ट किया। अगर ऐसा क्राइम है तो डोंट रिमिट दैट। ओके, अब अगर गैंग रेप हो रहा है, ओके, फाइन, और जिसमें 11 पीपल आर कन्विक्टेड लाइक दिस एंड मर्डर अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या ये सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है? आपको से अफेक्ट कर रहा है, बस कोई इंडिविजुअल क्राइम नहीं है। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इसमें रिमिशन तो एक तो होना ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ओवर हियर सेज। ओके, फाइन। और थर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली ये कहता है कि यस इट इज ट्रू कि 14 ईयर्स के बाद, ओके,
रिमिशन किया जा सकता है, दैट्स व्हाट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेज। ओके, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये कोई राइट नहीं है अक्यूज यहाँ कन्विक्ट का, ये थोड़ी उसका राइट है कि उसको रिमिशन देना ही चाहिए। ओके फाइन, तो इसके रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जब जजमेंट भी दिया था कि ये कोई उसका राइट नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि इट कैन बी डन केस बाय केसेस पे, आप इसको क्या है एग्जामिन कर सकते हो। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री। ओके, इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्चुअली कोर्ट में केस भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ रूल्स भी या कुछ सजेशंस भी, या हम कह सकते हो स्टेट्स को दिया था कि यू डू नॉट डू सच समरी रिमिशंस, कि एक ही साथ सबको ऐसे रिमिट मत कीजिएगा, स्ट्रिक्ट रूल्स उसके रिगार्डिंग फॉलो करना। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की सारी चीजें जो है इसके अगेंस्ट जाती है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर हियर। फाइन, तो अगर these people want the still further remission, they will have to apply it to the Maharashtra government now. Okay, फिर उसके बाद जो है आगे उसका डिसीजन लिया जा सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हेवीली इन लास्ट वीक्स ऑफ 2023? तो क्या टॉपिक है देखिएगा। लास्ट वीक ऑफ 2023 मतलब क्या है कि 2023 के एंड में और जनवरी का अगर ऑलमोस्ट ऑफ फर्स्ट वीक देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा फॉग था। ओके, आपको पता ही होगा जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको स्पेशली। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉग यू विल फाइंड, और नॉर्थ इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ इंडिया में, इट्स नॉट लाइक इट वाज इन ओनली इन दिल्ली, एमपी, राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी एरिया आप देखना। सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी फ्लाइट्स वेर कैंसल दैट टाइम। ओके, काफी सारे फ्लाइट्स डिले भी हुआ था, ट्रेन्स डिले हुई थी काफी। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट इतना फॉग उस वक्त क्यों हुआ, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो बेसिक है। ओके, सो व्हाट इज फॉग फर्स्ट ऑफ ऑल? फॉग क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वी कैन से। क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स, इसको हम कह सकते हैं फॉग। ओके, तो होता जैसे, तो जनरली हम इसको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि फॉग और कुछ नहीं होता है, एक साइड ऑफ थिक क्लाउड होता है। बट ओनली थिंग इज दिस थिक क्लाउड इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। क्लाउड्स तो होते हैं काफी ऊंचाई पे, लेकिन काफी अर्थ सरफेस पे थिक क्लाउड अगर ऐसे क्रिएट हुए तो उसको भी हम फॉग कह सकते हैं। ओके, तो फॉग की प्रोसीजर कैसे होती है, कैसे क्रिएट होता है? कि जनरली क्या होता है कि वॉट एवर वाटर इज देयर हियर ऑन लैंड, ओके, ये वाटर वेपराइज होता है। ओके, इसको वेपराइज होता है ये, और मॉइस्चर होता है, फिर आपके एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपराइज होता है, और अगर टेम्परेचर काफी गिर जाए, ओके, तो यही ये मॉइस्चर जो है ये कहीं ना कहीं कंडेंस होता है और उससे फॉग क्रिएट होता है। ओके, तो बेसिक एस्पेक्ट इज दैट कि व्हाट एवर मॉइस्चर इज देयर इन द एयर एट सर्टेन लो टेम्परेचर दिस गेट कंडेंस्ड, और एक्चुअली फॉग जो है वहां कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। ओके, तो दो मेन कंडीशंस होती है फॉग के लिए, एक तो मॉइस्चर होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ वाटर वेपर होनी चाहिए एयर में। ओके, और दूसरा है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। ओके फाइन, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ इनफ फॉग ओवर हियर। अब नॉर्थ इंडिया में ऑफकोर्स ये फॉग आपको ज्यादा मिलता है बिकॉज नॉर्थ इंडिया में हमेशा देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर जो है ये विंटर में काफी होता है। ओके, उसी के साथ साथ इस मॉइस्चर में अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में विंटर में देयर विल बी वेरी लो टेम्परेचर। ओके, एंड दैट्स व्हाई द फॉग गेट्स क्रिएटेड। और वही फॉग का स्मीयर पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग भी हो जाता है, उसमें स्मोक ऐड हो जाता है दिल्ली जैसी सिटीज में, और दैट विल बिकम अ स्मॉग ओवर हियर। ओके, अब फॉग क्रिएट होने की दो मैकेनिज्म होते हैं, एक कहा जाता है इंफ्रारेड कूलिंग और दूसरा होता है रेडिएशन फॉग। ओके, अब इंफ्रारेड कूलिंग मतलब क्या होता है कि देखिएगा, इंफ्रारेड कूलिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ वेदर फ्रॉम समर टू विंटर। समर टू विंटर ट्रांजिशन के वजह से जो फॉग होता है उसको कहते हैं कि ये इंफ्रारेड कूलिंग की वजह से फॉग हुआ है। कैसे? फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग समर व्हाट हैपेंस कि ये जो लैंड है, दिस लैंड विल अब्सॉर्ब मोर सोलर रेडिएशन, ज्यादा सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व करती है। ओके, तो इस वजह से वाटर यहाँ वेपराइज होता है ज्यादा। ओके, और वाटर में आपको यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर एयर में थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वाटर विल गेट वेपराइज बिकॉज ऑफ हाई रेडिएशन, हाई टेम्परेचर। ओके, अब ये मॉइस्चर जो होता है यहाँ, ओके, अब जैसे ही विंटर आने लगता है तो ये मॉइस्चर कूल डाउन हो जाता है। ओके, और फिर ये मॉइस्चर जब कूल डाउन हो जाएगा तो इसी का ही हम कहते हैं कि फॉग इज क्रिएटेड। ओके, तो हाउ इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ समर देयर वाज ऑलरेडी अ मॉइस्चर इन द एयर बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ विंटर नाउ व्हाट इज हैपेंड, इट हैज गॉट कूल्ड एंड कंडेंस्ड। तो ये ट्रांजिशन जब हुआ तो उस टाइम पे भी काफी बार आपको काफी बड़ा फॉग कहीं ना कहीं दिखता है। और दूसरा
रेडिएटिंग फॉग जो एक डेली कॉन्सेप्ट होती है, ओके, कि डे काफी ज्यादा वार्म है, वार्म डे होता है तो एयर में ज्यादा मॉइस्ट आ जाता है, व्हाई, बिकॉज मॉइस्चर एयर होगी, क्यों, मॉइस्ट एयर होगी, सॉरी, क्यों, बिकॉज देन वाटर, जो वाटर होता है ये ज्यादा वेपराइज होता है, ओके। तो इफ देर इज अ वार्म डे एंड वेरी कोल्ड नाइट, ओके, तो उस वक्त भी आपको फॉग दिखता है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग विल फाइंड मोर फॉग, ओके, व्हाई, बिकॉज ओवरऑल वार्म डे की वजह से देर इज अ वाटर वेपर, और फिर अर्ली मॉर्निंग काफी कम टेम्परेचर हो जाता है, देर विल बी फॉग ओवर एयर, ओके। तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ इतना ज्यादा फॉग क्यों होता है, बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल, लो टेम्परेचर इन द विंटर, लो विंड स्पीड विल बी देयर, तो इस वजह से मॉइस्चर कैरी भी नहीं होता, कई बार मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द फॉग गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर, ओके। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, वी हैव डिस्कस थिंग्स इन क्वाइट डिटेल, ओके। चलिए, थैंक यू।